Hey guys and welcome back to my channel. Hope you all are doing well and well preparing for your CS upcoming attempts. So in this video I am here with a podcast, and today's podcast will be going to super duper special because I am here with someone who has became company secretary only at the age of 21, and not only he has cleared his examinations, yes, but also scored highest marks all over India in the subject SMCF of प्रोफेशनल ग्रो, मतलब नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन और स्ट्रेटेजी का कॉम्बो। और मैंने ये पॉडकास्ट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए शूट किया है जो अभी भी पढ़ने से पहले ही कंफ्यूजन में रहते हैं, माइंड में कंफ्यूजन लेके चलते हैं कि कितने महीने पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कितने रिविजन्स, कितने मैराथन्स एंड ऑल ऑफ योर डाउट्स। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। हाय आदित्य। Hello. First of all, tell me how are you feeling after clearing your exams? ये फीलिंग जो है सब वर्ड्स में बताना थोड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली, बट जो 3-4 साल की मेहनत होती है ना अपनी, पूरी मेहनत कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, ये वर्थ लगता है, खुद के ऊपर प्राउड फील होता है। ओके, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत क्यों? रेयरली मोस्टली बच्चे अभी पास हो पा रहे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि आपने किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं ये पॉडकास्ट एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को प्रिपरेशन करने के पहले बहुत सारे डाउट्स शुरू हो जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, एंड आपने जो अपनी जो प्रिपरेशन है वो जल्दी से कंप्लीट करके जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हैं आप, तो आपके इसके बिहाइंड आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए होंगे, आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, आपके अप्रोच क्या रही होगी, ये बहुत सारी आपकी जो नॉलेज है वो मैं इनके उस नॉलेज से इनका कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि ये अप्रोच ये लोग कैसे यूज करें अपनी स्टडीज के लिए। तो आर यू रेडी? शुरुआत शुरू शुरू करें? यस ऑफ कोर्स, शुरू कीजिए। ओके ओके ओके। सो आदित्य, टेल मी फर्स्ट थिंग कि आपने अपनी सीएसडब्ल्यूटी कब क्लियर की और आपने कितना सफिशिएंट टाइम दिया आपने एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि आप जैसे आप बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया था, तो आपको उस मतलब रीजन पता चल गया होगा कि आप क्यों फेल हुए थे उसके पीछे। तो आपने अपनी सीएसडब्ल्यूटी कब क्लियर की और आपने अपने एग्जीक्यूटिव के लिए कितना प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया? मैंने सी एस डबल टी नवंबर 2021 में क्लियर किया था, एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो एग्जीक्यूटिव का था, जो ऑफकोर्स क्लियर नहीं हो पाया, जून 22 में। अ, मेरा ऐसा था कि मैं बोथ ग्रुप्स के लिए चला गया था पहले, एंड टाइम पे सिलेबस कंप्लीट ना हो पाने की वजह से मैं राइटली एक डिसीजन नहीं ले पाया करेक्ट टाइम पे कि मुझे सिंगल ग्रुप पे स्विच करना है या बोथ को कंटिन्यू करना है या क्या करना है, एंड जिस वजह से आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट। लेकिन उसके बाद जब मुझे अच्छे से समझ में आया कि ऐसे करना है, फिर मैंने प्री प्लान स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया कि जितना टाइम है तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स है, तो टारगेट बना के चलो कि मुझे 3 या 4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड रेस्ट ऑफ द मंथ्स में रिवीजन करनी है कंपल्सरीली, सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। एंड वो रिवीजन भी कैसे करनी है, कितने रिवीजन कब तक हो जाने चाहिए वगैरह, ये इस चीज में मुझे बहुत हेल्प की। एंड ऑफ कोर्स एक सफिशिएंट टाइम देना बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, तो सीरियस लेके प्लान करके अच्छे से टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रीजन की वजह से। यही मैंने भी चीज़ गलती की थी कि सीएसडब्ल्यूटी करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया था कि यार थ्योरी सब्जेक्ट्स तो है सारे, कर लेंगे, तो मन से पेपर लिखने चले थे तो जून में नहीं हो पाए। तो इसलिए फिर बाद में समझ आया कि इसको कितना सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। तो मैं आज भी स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि ज़्यादा जल्दी में मत रहो। आप अपना, अगर नहीं हो पा रही चलो जून आ गया और अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है ना, अगर मतलब जैसे अभी जून अटेम्प्ट है बच्चों का और अभी चल रहा है अप्रैल, और अभी तक बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, मुझे टेलीग्राम्स पे बच्चे बोल रहे हैं कि हम दीदी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है तो हम लोग जून अटेम्प्ट के लिए जाए या नहीं जाए, तो मैं उनको सीधा मना कर देती हूँ कि फेल होने से अच्छा कि आप उतना टाइम अपनी प्रिपरेशन को दो और जून में अच्छे से क्लियर करो। सो यही मेरा मोटिव था इसके बिहाइंड, क्वेश्चन के बिहाइंड, कि सफिशिएंट टाइम देना कितना जरूरी होता है। अब Yes, बहुत correct है। हाँ आदित्य, नेक्स्ट थिंग ये आ जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड कि आपने जो अपना एसएमसीएफ में जो आपने प्रोफेशनल का जो सब्जेक्ट है आपने इसमें हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। एंड तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये जो सब्जेक्ट है इसको कैसे प्रिपेयर किया, आपकी क्या अप्रोच थी इसको प्रिपेयर करने के लिए कि आपने प्रोफेशनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया, तो व्हाट वाज योर अप्रोच एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो बच्चे अदर सब्जेक्ट भी वैसे प्रिपेयर कर सके इसके। देखो, इसमें एक दो अप्रोचेस तुम्हें हेल्प करेगी। एक जो एकेडमिक एग्जाम परस्पेक्टिव से होती है,
जिसमें एबीसी एनालिसिस अपन करेंगे कि ए कैटेगरी में इंपॉर्टेंट, बी नॉर्मल एंड सी नॉट सो इम्पोर्टेंट वाला। ये जो होता है थोड़ा एग्जाम के पहले एक दो रिविजन में यू हैव टू यूज इट। लेकिन एक जो अप्रोच है वो इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे अपन स्वॉट एनालिसिस भी कह सकते हैं कि तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है उसमें जितने भी चैप्टर्स है उसके स्वॉट उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख लो कि कौन से चैप्टर्स है जो तुम्हें स्ट्रेंथ है कि वो अच्छे से आते हैं, तो उनको सी कैटेगरी में डाल दो। जो तुम्हें नहीं आते हो, जो दिक्कत देते हैं, जिनको याद करने में डिफिकल्टी होती है, वो उन्हें ए कैटेगरी में डाल दो एंड नॉर्मल वाले चैप्टर्स को बी कैटेगरी में। एंड तुम्हारे ए कैटेगरी चैप्टर्स को अच्छे से फोकस करो, तुम्हारी वीकनेस पे काम करो ताकि वो नॉर्मल हो जाए या फिर वो स्ट्रेंथ भी बने तुम्हारी, ताकि वो तुम्हारा ओवरऑल सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाए एंड ये हर सब्जेक्ट में यूज करेगा। यही स्ट्रेटेजी है एंड यही अप्रोच है। अप्रोच ये कि तुम्हारे जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाना है एंड स्ट्रेटेजी ए बेसिक एनालिसिस कर पाओगे दोनों तरीके से, इंडिविजुअली भी एंड अकेडमिकली भी, तो वो तुम्हें अच्छे से हेल्प हो जाएगी प्रिपेयर करने में कोई भी सब्जेक्ट। सो आदित्य, टेल मी वन थिंग, जैसे आपने जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपने, बट ऑब्वियसली बात है इसमें रिविजन बहुत किए होंगे, क्योंकि एक रिविजन करके तो नहीं, प्रोबेबली नहीं कर सकते क्लियर। तो व्हाट वाज योर रिविजन स्ट्रेटेजी बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड क्या अप्रोच से आपने सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी, ताकि स्टूडेंट्स जो है अपने अदर सब्जेक्ट, जैसे एग्जीक्यूटिव में भी बहुत सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, एसबीआईएलएल हो गया, ईसीआईपीएल हो गया, ऐसे में बच्चे एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी उसको रिवाइज करने के पीछे, तो ताकि ये बच्चों को हेल्प करे और। Firstly, I was able to complete 7 to 8 revisions for each of the groups. एंड ये करने के लिए मैं कुछ 3 4 चीजें हैं जो की थी जिसमें बहुत हेल्प की। सबसे पहले कि एक सैंडविच रिवीजन एक टर्म है, यू कैन यू अडॉप्ट इन योर रिवीजन, जिसमें तुम कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, एंड मोस्टली ये सैंडविच रिवीजन तुम्हें फर्स्ट सेकंड रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। मैराथन में से वो बड़े बड़े चैप्टर देख लिया, अब उसमें फिर बाद में वो चैप्टर तुमने खुद से पढ़ा एंड एक बार फिर से वो मैराथन में से वही चैप्टर फिर से देख लो, तो तुमने एक ही बार में 3 बार उसको कवर अप कर लिया है। तुम्हारे माइंड में कंसेप्चुअली समझ में आ गया, तुमने खुद से पढ़ के उसको याद भी कर लिया। ये मैं सुबह करता था एंड रात को आई यूज टू जस्ट टेक स्कैनर, उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको एज अ फॉर्म ऑफ टेस्ट मैं लिखता था कि क्वेश्चन पढ़ा, ओके आंसर लिख दिया एंड टाइम मैनेज करना वगैरह सब कुछ। मेरा मोटिव ये होता था कि मैंने जो याद किया है वो मुझे एक्चुअली रिटेन है या नहीं, एंड दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू। एंड सेल्फ नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी खुद से बनाए हुए रिविजन्स करने के लिए। इतनी बड़ी बुक को इतने बार पढ़ना ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, जब खुद से तुमने छोटे फॉर्म में अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं तो तुम ज्यादा बार पढ़ सकते हो। एंड एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि प्लान करके चलो कि ओके मुझे फर्स्ट रिवीजन को 30 दिन लगेंगे, सेकंड को 20 दिन, थर्ड को 10 दिन, ऐसे अच्छे से प्लान करो एंड अपने हिसाब से कितना टाइम लगता है एक थोड़ा टाइम दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 8 रिवीजन किए तो किसी ने 8 ही करने चाहिए, किसी के लिए पॉसिबल है 10 करना, लेकिन किसी के लिए 2 रिविजन में भी उतना अटेन करना पॉसिबल है। तो अपना एक आई विल से कि फोर्सफुली किसी के हिसाब से मत जाओ कि इसने 8 किए तो 8 ही करने चाहिए। खुद नहीं, का एक अप्रोच हाँ, ढूंढो किसी स्टूडेंट का तुम्हें तो दो पॉसिबल रिविजन्स कैसा में है, भी हो जाता है, क्योंकि मैंने भी इतने 7 8 रिविजन्स हो नहीं जाता है। किए थे। मैंने भी मोस्टली दो रिविजन्स किए होंगे, तो उसी में हो जाता है। बट वो है कि करना चाहिए, बिना रिविजन्स के तो इम्पॉसिबल है टू अटेंड द एग्जाम। पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि मैराथन ही देखेंगे और सोचेंगे कि मैराथन देख के याद कर लेंगे, जो नहीं होता। मैराथन तुम्हें बस एक ब्रशअप कराएगा, याद दिलाएगा चीजों को, लेकिन वो मेमोरी में रखने के लिए खुद नहीं, से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी को बस कॉम्प्रोमाइज तो मत ही करो। मैराथन्स बस इसीलिए यूज किए थे, वो आपके कंसेप्ट वापस एक बार क्लियर करते हैं। आप अगर कुछ भूल गए, वो आपको लर्न नहीं करवाता एग्जैक्टली। है कुछ भी चीज। लर्न तो आपको सेल्फ स्टडी से ही करना पड़ता है, और वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मोस्टली थ्योरी सब्जेक्ट्स है बहुत। एंड एग्जैक्टली। आदित्य, टेल मी वन थिंग कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस का क्या था, आपने राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की थी? ऐसे स्पेसिफिकली बैठ के मुझे अब राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन है ये ऑब्जेक्टिव से मैंने नहीं किया था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता था कि मुझे मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है कि नहीं ये देखने के लिए। सो आई यूज टू टेक सम स्कैनर्स या फिर जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो भी मिल रहे हैं
उसको लिया एंड हर एक चैप्टर के बाद रात को या फिर नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग जैसे टाइम मिलता था, मैं वो लिख लेता था इन अ फॉर्म ऑफ टेस्ट। सो इसी से एक इनडायरेक्टली मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी थी, ओके, ग्रेट। हो जाती थी, ऐसा होता था। हुँ। और मैंने सुना आप समरी शीट्स बनाते थे, मतलब हर एक चैप्टर को क्रक्स देते थे, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि आप किसी चैप्टर को मॉड्यूल में से पढ़ो या किसी चैप्टर को नोट्स में से पढ़ो जो अकेडमीज़ देती है, उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए। और अगर बच्चा बोर्ड ग्रुप्स के लिए जाता है तो उसके पास नहीं ब 1 भी दिन नहीं रहता है रिवीज़न के लिए। तो वो अपने समरी शीट्स को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, उसकी यूज़ करके बहुत अच्छे से उसका बेनिफिट हो सकता है उसको। तो आप कैसे बनाते थे अपनी समरी शीट्स? आपको कैसे हेल्प की उसने आपके टाइम पे? सबसे पहले तो समरी शीट जो होती थी वो मैं दो रिविजन्स वगैरह के बाद बनाता था, जब मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ अब मुझे ये चीजें पता है कि इसमें ये चीज, ये कंटेंट है, इसका ये कंसेप्ट है एंड आई नो इट। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरा फर्स्ट स्टेप होता था कि पहले वो टॉपिक पढ़ा, समझ लिया, अब आंख बंद करके मैं बस उसके कीवर्ड्स लिखता था। ओके, याद आ रहा है, कीवर्ड्स लिख दिया, इसमें ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, बिकॉज यू नो उसका कंटेंट क्या है एंड अब तुम्हें बस रिकॉल करने के लिए कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो इन शॉर्ट आई यूज्ड टू राइट द कीवर्ड्स ऑफ एवरी टॉपिक, इसमें ये कीवर्ड्स दे रखे हैं, अगर 10 पॉइंट्स है तो हर एक पॉइंट का एक दो कीवर्ड्स, या फिर जरूरत पड़े तो सब छोटा सा एक्सप्लेनेशन वगैरह। एंड उसने हेल्प किया, एंड ऑफ कोर्स जब तुम एक 3 4 से 5 पेजेस में तुम एक चैप्टर कवर अप कर लेते हो, तो एग्जाम के एक दिन पहले वो एक इन शॉर्ट तुम्हारा एक सब्जेक्ट 100 से 150 पेजेस में बन जाता है एंड वो तुम्हें यूज करने में हेल्प होगा एक एग्जाम के पहले। एंड इसी ने, ये समरी शीट्स ने मुझे हेल्प की थी मेरे मल्टीपल रिविजन्स के लिए। लास्ट के कुछ रिविजन मैं सिर्फ समरी शीट्स में से कर लेता था, कीवर्ड्स देख लिए एंड याद कर लिया उसका कंटेंट क्या है, समझ लिया, ओके डन। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि तुम इतने रिविजन्स भी कर पाओ, लेकिन इसके लिए कुछ रिसोर्सेस खुद से बनाने भी इम्पोर्टेंट है। वही आजकल स्टूडेंट्स ढूंढते हैं कि मुझे इसके नोट्स मिल जाए, इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाए। तो आपके हिसाब से आपने भी किया था ऐसे, किसी के हैंड रिटन नोट्स के ऊपर आप डिपेंड थे, या फिर किसी आपको बहुत अच्छे से किसी के नोट्स मिल गए थे, या फिर आपने खुद से अच्छे से बनाए थे? मैंने मेरे एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 2 के टाइम पे मैंने रिलाय किया था दूसरों के नोट्स पे, लेकिन वो मेरी गलती थी। हर किसी के नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है अलग एंड होता उसने अपने हिसाब से बनाया होता है। सो वो तुम्हें थोड़ा दिक्कत देंगे समझने के लिए, क्योंकि यू हैव टू चैनल योरसेल्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रादर देन आई विल से कि खुद के बनाओ। खुद से बनाओगे तो एक तो तुम वो कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे, लिखने के लिए समझना इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एंड तुम्हारे नोट्स तुम्हारे रहेंगे। तुम वो किस तरीके से भी लिखो, तुम्हें कहीं पब्लिश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, गिव फ्रीडम टू योरसेल्फ, अच्छे से बनाने हैं। तो ऐसा रिलाय मत करो किसी और के ऊपर, पहले ही टाइम दे दो अच्छे से, क्योंकि आई विल से वो तुम्हारे लिए रामबाण की तरह यूज करेंगे, वही तुम्हारी भगवत गीता है, सब कुछ होएगा। है। तो जस्ट डोंट रिलाई ऑन समवन एल्स, रिलाई ऑन योरसेल्फ। ओके। एंड आदित्य, एज यू सेड कि आपने 7 से 8 रिवीजन कर ली थी, जो कि अभी के इसमें तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद अपने बताऊँ अपने बारे में, तो मैंने एग्जीक्यूटिव में इतने रिवीजन तो मैंने बिल्कुल नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता है स्टूडेंट के पास एक लेक्चर करने में ही, और एक बार सेल्फ स्टडी, एक बार मॉड्यूल पढ़ने में ही उसको बहुत सारा मतलब बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं। रिवीजन के लिए मोस्ट प्रोबेबली उसके पास सिर्फ 1 या 1.5 महीना रहता है। तो आपका कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने 7 से 8 रिवीजन कर ली? क्या क्या था इसके बिहाइंड, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि आपने 7 से 8 रिवीजन करी? एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंटली पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज तुमने खुद को पुश करके 10 से 12 घंटे पढ़ लिए एंड कल कुछ भी नहीं पढ़ा, 2 3 दिन आराम कर लिया। रोज मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत कम पढ़ना है, एक मिनिमम टारगेट लेके चलो कि मुझे रोज 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तो रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, जिससे तुम्हें एक हैबिट होगी। एंड एक्चुअली इट हैपेंस कि जब अपन लास्ट लास्ट में एग्जाम पास में आते हैं ना, अपने आप अपन खुद को पुश करते हैं, फिर वो तुम्हें 7 से 8 की मिनिमम हैबिट हो जाएगी। तुम फिर बाद में 10 10 घंटे भी तुम्हें आराम से हो जाते हैं। ये एक फर्स्ट चीज है कि कंसिस्टेंटली तुम्हें पढ़ना है। दूसरी बात, प्लान करके चलो, लिखो कि तुम्हारी इतने चैप्टर्स है, तुम्हें इतने दिन में कंप्लीट करना है, तुम्हारा इतने सब्जेक्ट्स है, ये एक जो सब्जेक्ट इतने दिन में कंप्लीट करना है। एंड एक ट्रिक आई विल से या फिर टिप है कि पेन डाउन करके चलो, एक ट्रैकर बनाओ खुद का,
तुमने 10 दिन दिए एक सब्जेक्ट को, तो वो 10 दिन लिखो, हर एक दिन के टारगेट्स क्या है उसको ट्रैक करके चलो, जिससे तुम्हें एक रियलिटी चेक हमेशा मिलता रहेगा कि इतना बचा है, मेरे पास इतने ही दिन है। हम्म, अपना माइंड बहुत लंबा सोचने का चाहे, अगर अगर उसके लिए अपन ने कम टाइम पीरियड दिया ना, मेरे पास 10 ही दिन में कंप्लीट करना है, तो वो और प्रोडक्टिव हो जाएगा, रेदर देन से कि अरे एक महीना बचा है। उससे अच्छा बोलो कि 10 ही दिन बचा है। ओके, तो इसीलिए तो ये दो तीन चीजें बहुत हेल्प अपने करती है। आपने अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट किया, उस वजह से आपके पास टाइम बचा कि आप अपने इतने रिविजन कर पाओ। ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं exactly. भी वही बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि प्रोकास्टिनेट करना बंद करो। प्रोकास्टिनेट की वजह से अटेम्प्ट्स लगते हैं, डिले होते जाता है, रिविजन नहीं हो पाते, और ऐसे कैसे उठ के अपन एग्जाम देने चले जाते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है टाइम पे, ताकि अपन को रिविजन के लिए टाइम मिले। सही बात है। और आपने आपका देखो, अब इतना करने के लिए, जैसे आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो काफी जल्दी कर लिया, आपको रिविजन के लिए टाइम मिला, तो व्हाट वाज योर स्टडी रूटीन? आप एक दिन में क्या क्या कवर करके चलते थे? आप सिर्फ लेक्चर्स देखते थे या फिर उसको उसी उसी दिन रिवाइज करते चलते थे? मतलब कैसे थी आपकी एक स्टडी रूटीन, एक डेली स्टडी रूटीन क्या था? अ, एक तो इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा। हर किसी के लिए लाइफस्टाइल अलग होती है, उस अलग। हिसाब से आई विल नॉट से कि कॉपी पेस्ट करो मेरा। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं जो आज पढ़ा है जितना लेक्चर्स में वो रीड कर लिया। मेरा होता था कि आज मैंने जितना पढ़ा है ना, रात को लेक्चर्स करने का मन नहीं होता था, सो आई यूज टू मेक नोट्स। जितना पढ़ा है, जितना कुछ है वो तभी नोट्स बना लिए। ऐसा नहीं कि मैं बाद में नोट्स बनाऊंगा, नहीं, तभी के तभी बना लो, क्योंकि तुम्हें लेक्चर देखा है, तुम्हें वो कंसेप्ट फ्रेश है तुम्हारे दिमाग में, तुमने एक बार रीड कर लिया, तुम बना सकते हो बिना देखे। तो ये आई यूज टू डू। सेकंड, मेरा टाइम टेबल होता था कि कम से कम 6 से 7 घंटे मुझे पढ़ना ही है रोज, नॉर्मल डेज में। मैंने 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना रखे थे। सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, फिर ब्रेक थोड़ा बहुत, फिर उसमें टीवी देख, जो भी तुम्हें करना है करो, फिर से 2 घंटे पढ़ लिया। तुम्हारी हॉबीज जो भी होगी उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, फिर से 2 घंटे पढ़ लिया। ऐसे स्लॉट्स बनाओ तुम्हारे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, अब मैं बैठूंगा सुबह से लेकर दोपहर तक, 6 बजे बैठा 12 बजे तक पढ़ लूंगा 6 घंटा। तुम टाइम के हिसाब से कर भी लोगे, लेकिन कितना इफेक्टिवली हो रहा है एक्चुअली 6 घंटे तुम पढ़े हो कि नहीं, वो नहीं होगा। रादर देन आई से कि अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से थोड़े ब्रेक्स में पढ़ो, तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, एंड तुम्हारा वो मिनिमम जो टाइम देना है रोज का वो हो भी पाएगा। Okay, Aditya. And what was your main study material from which you have prepared everything? मतलब एक रहता है, अब या तो मैं पूरा ही अच्छे से एकेडमी के नोट्स को जो है उसको बना लूंगी प्रायोरिटी कि मेरे को इससे पढ़ना है। स्टडी मटेरियल अपना जो मॉड्यूल्स है आईसीएस है कि वो बाद में देखेंगे। सो व्हाट वाज योर, कि आपने आपने अपनी मेन स्टडी किस में से की थी, नोट्स में से या मॉड्यूल में से? एंड आपने मॉड्यूल गो थ्रू की भी थी या नहीं, मतलब इन हिसाब से? मैंने जो जो ग्रुप्स के मैंने एकेडमी के लेक्चर्स लिए थे, तो उसमें उनके नोट्स मैंने पहले पढ़े थे अच्छे से। एंड वो पढ़ने के बाद मॉड्यूल को एक बार गो थ्रू किया था कि कौन से टॉपिक्स का है, हो चुके हैं। वैसे तो अकेडमीज में सारे टॉपिक्स कवर अप करते हैं, लेकिन फिर भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए गो थ्रू किया था। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो मॉड्यूल में छोटे बॉक्स में दिए हुई चीजें है ना, जो अपन बोलते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स ये क्वेश्चन, आउट ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चन आ गया, तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो एक्चुअली उसमें दे रखा होता है। तो वो एक बार गो थ्रू कर लिए, टॉपिक्स गो थ्रू कर लिए, एंड आई वाज डन विद इट। एंड जो ग्रुप्स का मैंने सेल्फ स्टडी किया था, उसमें मॉड्यूल वाज एवरीथिंग, उसमें मॉड्यूल ही पढ़ लिया। एंड मेन हमेशा मेरे लिए खुद के नोट्स रहे। मेरे फर्स्ट रिवीजन के बाद जो भी मैंने सब कुछ किया वो मेरे खुद के नोट से ही किया है। रादर एंड यू कैन ऑल्सो डू इस कि तुमने जो मॉड्यूल यूज कर रहे हो या फिर अकेडमिक के नोट्स यूज कर रहे हो, वो टॉपिक के बाजू में, पैराग्राफ के बाजू में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। और लेकिन खुद के एक डिटेल नोट्स बनाना, ये तो सबसे बेस्ट है। तो मेरे लिए तो मेरे नोट्स ही हमेशा मेन मटेरियल रहे। एंड वन क्वेश्चन फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, जो कि मुझे एक्चुअली डाउट था उसके पीछे, कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी बिहाइंड ओपन बुक एग्जाम्स? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ओपन बुक एग्जाम्स में अब उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जैसे सीएसआर मैंने लिया है, तो वो ओपन बुक है, तो उसके पीछे मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है चलो देख के ही लिखना है। तो एक्चुअली उसको कैसे प्रिपेयर करें? ओपन बुक एग्जाम्स के पीछे क्या क्या थी प्रिपरेशन में, स्ट्रेटेजी क्या थी? पहले तो आई विल से कि ओपन बुक एग्जाम दिया ही क्यों है, एंड इंस्टीट्यूट क्या चाहती है ये समझ जाओ पहले।
इंस्टीट्यूट ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुमने कंटेंट देखा एंड उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हम्म, हम्म, ओपन बुक का मीनिंग है कि दे वांट यू टू रेफर दैट बुक एंड उसके कंटेंट के हिसाब से अब लिखना है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, टॉपिक दिया है, पूछा है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, वो मिल जाएगा वो टॉपिक, वो पूरा का टॉपिक पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे स्टार्ट टू एंड, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इवन बुक में जैसा फॉर्मेट दिया है ना, वो फॉर्मेट भी वैसे यूज करेंगे। इंस्टीट्यूट मार्क्स में नहीं देगा। सीएसआर या फिर ओपन बुक जो सब्जेक्ट है, वो एक तो तुम्हारा पूरा ग्रुप पास कराएंगे या फिर तुम्हारा पूरा ग्रुप डुबाएंगे, इतना याद रखना। सो आई विल से कि आंसर के इसमें पहले तो ग्रामेटिकली समझो कि अगर बुक में डायरेक्ट सेंटेंस दिया है तो तुम उसे थोड़ा इनडायरेक्ट करके लिखो। एक्टिव वॉइस में दिया है तो तुम उसे पैसिव करके लिखो। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो उसे चेंज करो थोड़ा, कॉपी पेस्ट करने के बजाय रेफर करो कि उसमें कंटेंट क्या है एंड खुद के हिसाब से लिखो। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओपन बुक को पढ़ो। बहुत लोग क्या करते हैं, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो उससे अच्छा रीड ही करना है ना, याद तो नहीं करना है तुम्हें कुछ, रीड ही करना है। रीड करते जाओ, समझो कि कहाँ पे क्या दे रखा है, कौन सा टॉपिक क्या कह रहा है, एंड बस यू आर डन विथ इट। हम्म। तो ये दो तीन चीजें जो करनी चाहिए। ग्रेट। एंड आप जैसे आपने अभी अपना प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, अब इसके पीछे आपका बहुत बड़ा एक मोटिव होगा, मतलब आपको कुछ तो मोटिवेट कर रहा होगा ऑफ कोर्स। अभी जैसे स्टूडेंट्स मोटिवेशन के लिए जाते हैं, पढ़ते तो है पूरा मतलब 4 महीने 6 महीने जितना, और आखिरी में आके मतलब अपने पूरा डील देने लग जाते हैं। तो आपने इतना डेडिकेटली होके पूरा आखिरी तक पढ़ा और अपना प्रोफेशनल पहले ही अटेम्प्ट में निकाला। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, क्या आपको क्या मोटिवेट किया, आपने क्या चीज़ आपको मोटिवेट की उसके लिए? आ, गलती कैसी होती है पता है, लोग ना बाहर मोटिवेशन ढूंढते हैं जो कि टेम्पररी मिलेगा। एक्चुअली मोटिवेशन तुम्हें खुद से मिलेगा। मेरा था कि जब जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फेल हुआ था एग्जीक्यूटिव का, तो बुरा लगा था कि कभी पहले फेल नहीं देखा ना, स्कूल में तो पास ही होते थे हमेशा, तो कभी फेल नहीं देखा, तो वो बहुत बुरा लगा था। एंड तभी बोला था कि खुद को प्रॉमिस करके कि अब जो भी होगा ना, कुछ भी हो जाए, फिर से ये 4 फेल वाले लेटर्स देखने ही नहीं है मुझे। तो ये मेरे लिए हमेशा मोटिवेशन रहा है कि मैंने खुद को प्रॉमिस किया एंड खुद का प्रॉमिस नहीं तोड़ना है। ऐसे खुद का एक रीजन भी ढूंढना चाहिए तुम्हें। एंड जो जैसे आपने बोला कि लास्ट के टाइम में ढील देने लग जाते हैं, जब तुम्हें खुद का एक मोटिवेशन मिलेगा, उसका रीजन मिलेगा, वो ढील नहीं आएगी। एंड दूसरी एक बात है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तुम पुश कर देते हो, कंसिस्टेंटली नहीं करते हो ना, तो एनर्जी नहीं बचती। पहले एकदम बहुत ही ज्यादा पुश कर दिया तुमने, उससे रिक्वायर्ड एफर्ट्स भी की जरूरत भी नहीं थी स्टार्टिंग में, and बहुत ज्यादा ही दे दिया, एनर्जी नहीं बची। चीज़ें रादर देन सही। कंसिस्टेंट करो, थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो ना तो रोज करो, फिर वो लास्ट तक रहेगा, लास्ट में ढील नहीं आएगी। ग्रेट। ऐसा है। तो बहुत है, इतना तो सफिशिएंट है, इसमें ही बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे जो बच्चे प्रिपरेशन करते वक्त ही अपने मतलब डाउट्स लेके चलते कैसे करेंगे। सो आखिरी में आपको मैं यही बोलूँगी कि आप क्या एडवाइस और दे सकते हो, फ्यू एडवाइसेस व्हिच यू कैन प्रोवाइड टू माय ऑडियंस व्यूअर्स जो भी है, आपके हिसाब से प्रिपरेशन के लिए जो उनको हेल्प करे। अ, देखो, मेरी दो तीन एडवाइस ये रहेगी। सबसे पहले तो तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, 7 है, जो भी है, उनको ऐसे तरीके से पढ़ लेना है तुम्हें कि बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पहले अच्छे से पढ़ लो, ढील नहीं देना है। हर टॉपिक को पढ़ना है, हर एक चैप्टर्स को पढ़ना है। स्टार्टिंग में हर चैप्टर को इक्वल वेटेज दे, तो बाद में तुम भले ही एबीसी एनालिसिस करो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। अभी एक बार पढ़ लिया ना, पास हो जाओगे, फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई पढ़ ले, चाहे दोस्त हो गए, तुम्हें टीचर्स हो गए, या फिर घर वाले हो गए। क्यों उन्हें चांस दे रहे हो कि वो बोले कि तुम भाई पढ़ ले? खुद से पढ़ो ना, वो अंदर से आना चाहिए ना तुम्हें कि नहीं अभी मेरा एग्जाम है, क्लियर करना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम तक पिंच करेंगे, एंड अगर तुम क्लियर भी करो बाद में वो बोलना भी बंद कर देंगे कि नहीं, उनको पता है ना ये पढ़ेगा। पढ़ सकते तो खुद से पढ़ो, वो खुद से आना चाहिए। एंड कंसिस्टेंटली पढ़ो, रोज पढ़ो। एंड एक और चीज की जो मुझे सच में बहुत हेल्प करती है, पहले से प्लान करके रखना है। तुम्हारे प्लान्स को सिर्फ दिमाग में नहीं, पेपर पे लिखो। इतने दिन में कंप्लीट करना है, इसका ये होना चाहिए, उसका होना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी। ये लगता है कि छोटी सी चीज है, लेकिन एक्चुअली बहुत हेल्प करती है।
साइकोलॉजिकली। तो ये 3 चीजें जो मैं बोलना चाहूंगा। दैट्स इट। Great, great. So thank you so much for your time, for your crucial time. Thank you so much. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। So let's end this. यस,